आज हम आप लोगों को संघ प्रोटोजोआ के एक जंतु यूग्लिना के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप यूग्लिना को समझ लेते हैं, अर्थात वर्गीकरण को जान लेते हैं। जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग मेस्टिगोफोरा, उपवर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा, गण यूग्लिनिडा, वंश यूग्लिना और जाति विरिडिस। तो यूग्लिना पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ है। पर्णहरित युक्त यानी क्लोरोफिलस प्रोटोजोआ होता है। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और बार बार पूछा जाता है। आपको बता दें कि कौन सा प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजी कड़ी है। तो संयोजी कड़ी कौन सी है? यूग्लिना होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिलस प्रोटोजोआ है। तो पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ होने के कारण ही यूग्लिना को जंतुओं और पादपों के मध्य की संयोजी कड़ी माना जाता है। और यह मुख्य रूप से पोखरों, तालाबों आदि में जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, हरा सा जो भाग दिखाई देता है, उसी से चिपका हुआ पाया जाता है। आपको यदि यूग्लिना को पहचानना है तो जो यूग्लिना है, ये जो सड़ी गली पत्तियां तालाबों में पाई जाती हैं, उसका जो हरा सा भाग दिखाई देता है, उसकी एक बूंद स्लाइड पर रखिए और स्लाइड पर रखने के बाद कवर स्लिप से ढककर सूक्ष्मदर्शी से देखिए। तो जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो अनेक तेजी से तैरती हुई तर्क रूपी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। वही यूग्लिना होती है। वही क्या होती है? यूग्लिना होती है। आपको बता दें कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। स्वतंत्र जीवी नहीं, सिंगल सिंगल रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। और आपको बताया ही कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में, पोखरों में, गड्ढों में, रुके हुए जल में अधिकतर पाए जाते हैं। और जो पानी होता है, पानी के ऊपर हरे रंग की परत बना लेते हैं। यूग्लिना का शरीर तर्क के आकार का होता है, तर्क रूपी होता है। तर्क रूपी का यह मतलब होता है कि ऊपर पतला, फिर नीचे पतला और बीच में मोटा। इस स्थिति को तर्करूपी कहा जाता है। जैसे मूली होती है, ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी। तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसी संरचना जो होती है, उसे तर्करूपी कहा जाता है। और यूग्लिना पर पेलिकल का दृढ़ आवरण चढ़ा होता है। जो पेलिकल होता है, उसका आवरण इसके पूरे शरीर पर चढ़ा रहता है और इसी पेलिकल के कारण ही एक इसका निश्चित आकार बन जाता है, एक निश्चित आकृति प्रदान करता है कलेजी की जो पेलिकल होती है, जो ये ऊपर चढ़ी रहती है। और शरीर के अगले चौड़े भाग पर फ्लास्क के आकार का कोशिका ग्रसनी होती है या साइटोफेरिंक्स होती है। कोशिका ग्रसनी को साइटोफेरिंक्स कहते हैं। जो अगला भाग होता है, ऊपरी सिरा होता है, उसमें फ्लास्क जैसे होता है, फ्लास्क के आकार की कोशिका ग्रसनी होती है या साइटोफेरिंक्स होती है। और इस पर कोशिका मुख होता है या साइटोसोम होता है। और इसी कोशिका मुख से एक धागे के समान कसाव निकला रहता है। जैसे धागा होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक कसाव निकला रहता है, जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्लैजिला, जो कसाव होता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। और इसी फ्लैजिला की सहायता से यह गति करता है, यह कह लीजिए कि यूग्लिना चलता है। यह यूग्लिना का क्या होता है? प्रचलन अंग होता है, लोकोमोशन आर्गन होता है। जो कसाब होता है, जो फ्लैजिला होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ है, यानी इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ऐसे जीवधारी जिनमें हरित लवक पाया जाता है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेता है, भोजन का संश्लेषण कर लेता है। इसीलिए यूग्लिना में पादप संपोषण पाया जाता है। कैसा पोषण होता है? पादप संपोषण पाया जाता है। और कोशिका ग्रसनी के पास एक नेत्र बिंदु तथा एक कुंचनशील धानी स्थित है। जो कोशिका ग्रसनी है, वहां पर एक नेत्र बिंदु है और एक कुंचनशील धानी होती है। कहने का मतलब यह है, जो ये कसाभिक होता है, ये मुख, कोशिका मुख से बाहर निकला रहता है। और इसी में देखिए, ये जो रिजर्वायर की गर्दन है, गर्दन के साथ चिपका हुआ एक लाल बिंदु है, रेड स्पॉट होता है, लाल बिंदु, जो यूग्लिना का प्रकाश ग्राही संवेदांग होता है। जो रेड स्पॉट है, लाल बिंदु है, नेत्र बिंदु जिसे कहा गया है, तो ये क्या है? ये यूग्लिना का क्या होता है? प्रकाश ग्राही संवेदांग होता है। और रिजर्वायर के आधार के निकट एक बड़ी सी कुंचनशील धानी भी है या कंट्रैक्टेड वैक्यूल भी होती है, जो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया के द्वारा शरीर में जल की मात्रा का नियमन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन से जल को नियंत्रित करती है। यही जो धानी होती है, कुंचनशील धानी।
और जो युगलिना का कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जैसे मैंने अमीबा में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से पिछले वीडियो में मैंने अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बताया था, तो उसी तरह से इसमें भी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो बटा होता है, विभेदित होता है। एंडोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो इसके आशय के पास में एक कुंचनशील रिक्तिका है और इसके बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है और कई बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। लोकोमोशन में मैंने आपको बताया था कि कशाभिक जो होता है, जो फ्लैजिला होता है, उसी की सहायता से जल में तैरता रहता है। और ठोस सतह पर अगर चलने की बात की जाए तो ठोस सतह पर शरीर की तरंग गति या ऐंठनों एवं झुकावों से धीरे धीरे रेंगता है। अगर ठोस सतह इसको मिलती है तो तरंग गति से ये ऐंठनों के द्वारा धीरे धीरे करके रेंगता है, जिसे युगलिनी गमन कहा जाता है, युगलिनाइड मूवमेंट कहा जाता है। और अगर पोषण की बात करें तो मैंने कहा था स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलता है तो विसरण क्रिया के द्वारा शरीर की सतह से भी भोजन कर लेते हैं। इसीलिए प्राण सम प्रकार का भोजन पाया जाता है, या मिश्र पोषी ये होते हैं। और अगर जनन की बात की जाए तो युगलिना में जनन द्विविखंडन और पुटी भवन के द्वारा मुख्य रूप से होता है। अगर द्विविखंडन की बात करें तो अनुकूल दशाओं में, जब अनुकूल दशाएं होती हैं, अनुकूल दशाओं में जीव अपनी प्रक्रियाएं रोक देता है और एक श्लेष्मिक आवरण अपने चारों ओर बना लेता है। अनुकूल दशाएं आने पर क्या करता है कि अपनी सारी प्रक्रियाएं रोक देता है और अपने शरीर के चारों तरफ एक चिपचिपा सा आवरण बना लेता है, श्लेष्मिक आवरण बना लेता है। इसलिए श्लेष्मिक आवरण स्रावित करता है और विखंडन सदैव सम्मित जन्य होता है, बराबर होता है। जैसे जनक युगलिना दो पुत्री युगलिना में बट जाती हैं, यानी बीच बीच से विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी जो जनक था वो दो बीच बीच से टूट गया, बीच से अलग हो गया, तो उसे क्या कहा, दो पुत्री युगलिना हो गई, जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे की जैसी होती हैं। और जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बटता है। आपको बता दें इस तरह से दो युगलिना हो जाते हैं द्विविखंडन के द्वारा, और शरीर लंबाई अनुसार विभाजित हो जाता है। अग्र सिरे से शुरू होकर नीचे की ओर पश्च सिरे की ओर एक और परिणाम स्वरूप दो पुत्री प्राणी बन जाते हैं, ये दो पुत्री कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं। और जो फ्लैजिला होता है, जो कसाब होता है, एक या आधे भाग में ही बना रहता है, जबकि दूसरे में नए कसाब बन जाते हैं, नए कसाब के द्वारा वृद्धि हो जाती है, नया कसाब बन जाता है कह लीजिए। अगर पुटी भवन की बात की जाए या बहुविखंडन की बात की जाए तो अप्रिय दशाओं में, जब प्रिय दशाएं नहीं होती हैं, अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, तो उसको अप्रिय दशाएं कहा जाता है। अप्रिय दशाओं में युगलिना पिलाभ या परिपुट का स्राव करता है, यानी अपने चारों ओर एक परिकोष्ठन बनाता है, इंसिस्ट बना लेता है। कह लीजिए कि जो अप्रिय दशाएं होती हैं तो भाई अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है। और विपरीत परिस्थितियों में, जैसे तेज ठंडी पड़ रही है, गर्मी है, भोजन की कमी में युगलिना के साथ ये बना रहता है और पुटी भवन कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पुटी भवन कहा जाता है। जो चारों ओर एक खोल बन जाता है, इसी को पुटी भवन कहते हैं। और बहुविखंडन पुटी भवन परिस्थितियों में होता है। अब होगा क्या कि वो टूट जाएगा और उसमें जो पुटीज बनी थी वह सब बिखर जाएंगी, तो इससे 16 से 32 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, यानी 16 से 32 युगलिना उसी में से बाहर निकल आते हैं और इस तरह से उनका जनन हो जाता है, यानी पुटी भवन विखंडित हो जाती हैं और पुत्री कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका या पुत्री जीव का निर्माण करती हैं। यह बीजाणु भवन भी कहलाता है, यानी इसे बीजाणु भवन भी कहा जाता है।